गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुप्रिया आचार्य है और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट मैम। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि 2 चैप्टर्स में ये कॉमन टॉपिक है। जैसे आप अगर 11th में हो तो आप एक स्टेट्स ऑफ मैटर नाम की एक चैप्टर पढ़ते हो केमिस्ट्री में। ओके, जिसको हम लोग गैस स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो उस चैप्टर में भी ये जो टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये उसमें भी है। अगेन अगर आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक चैप्टर मिलती है सॉल्यूशन की, उसमें भी ये जो टॉपिक है वो उसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक खुद में ही इतने इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी जो क्वेश्चन, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हाई है, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब मैं लिख रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कुछ तो आपको शांति से पेन नीचे रख के आपको सुनना है, समझना है। तो चलिए लिखते हैं। टॉपिक का नाम हमारा, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, हमारा टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो लॉ है ये किसने दिया है? ये डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दी है। अब आप डाल्टन को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, सर डाल्टन, सॉरी, उनको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं क्योंकि इनकी एक जो थ्योरी है जो हम बहुत बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी भी दी है, ठीक है, ये लॉ भी दी है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात ये भी बताई कि स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस स्टेट में ये टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस टाइप के गैसेस में? हम 2 टाइप के गैसेस पढ़ चुके हैं अभी तक, आइडियल गैसेस भी पढ़ा है, रियल गैसेस भी पढ़ा है। अगर हम आइडियल और रियल गैसेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस पता रहता है कि आइडियल गैसेस किसे कहते हैं। हम आइडियल गैसेस, उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं जिनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ऐसी वाली जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है ये रिएक्ट भी नहीं करेगी। तो आइडियल गैसेस की 2 कंडीशन हो गई। पहली क्या? इट शुड हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दूसरी इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ओके, तो चलिए आइए लिखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट इज़ एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये, पहले ये बात लिखते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल गैसेस, ठीक है, आइडियल गैसेस। ओके, अब आइडियल गैस होने की कंडीशन क्या है ये भी हमें पता है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, और दूसरी क्या है? इट शुड नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले लिखते हैं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और दूसरी क्या है? इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। अब चलिए इसी 2 लाइन के हिसाब से हम एक जेई मेन की एक प्रीवियस ईयर करते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर फॉलोज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहले क्या है? अमोनिया एंड HCl। तो ये तो रिएक्टिंग है, क्यों? रिएक्ट करके ये क्या बनाएगी?
NH4Cl एक बेस है, NH3 अमोनिया इज अ बेस एंड HCl इज अ एसिड। तो ये बना के तो ये तो रिएक्ट करेगी। हमारी कंडीशन क्या थी डाल्टन्स लॉ की कि नॉन रिएक्टिंग जो गैसेस है उसमें ये एप्लीकेबल है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा H2 एंड O2 ये होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट गैसेस है, ठीक है। आप खुद भी अगर थोड़ी भी अगर आप दिमाग लगा के आप सोचो कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे फॉर्म में है, O2 अपना बॉन्डेड फॉर्म में है, ठीक है। H2 भी क्या है, वो भी अपना बॉन्डेड फॉर्म में है, तो ये नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट गैसेस है, तो हमारी आंसर हो गई H2 एंड O2। NO एंड O2 नहीं हो सकती क्योंकि ये भी कुछ सर्टेन कंडीशन में रूम टेम्परेचर में रिएक्ट हो जाती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन बन गया इससे। ओके, चलिए अब आगे आते हैं हमारे थ्योरी पे, ठीक है। हमने देख लिया किस पे एप्लीकेबल है, आइडियल गैसेस पे। दूसरी हमने कंडीशन भी देख ली है। ओके, अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है। डाल्टन जी ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बेसिकली उन्होंने एक क्लोज्ड वेसल लिया। ओके, अब इस क्लोज्ड वेसल में उन्होंने किसी एक टाइप ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल लेट्स से ए टाइप ऑफ गैस, उसमें उन्होंने उस क्लोज कंटेनर में रखा। अब उन्होंने क्या किया, अब दूसरी टाइप की गैस है वो भी उसमें उन्होंने रखा, ठीक है, और उन दोनों गैसेस को पैक करके क्लोज कंटेनर में रखा है। जब उन पूरे कंटेनर का उन्होंने प्रेशर मेज़र किया तो वो इक्वल आ रहा था। इसके इस ए गैस प्लस बी गैस जो इंडिविजुअल पार्शियल जो प्रेशर आ रहे थे उन दोनों का सम और इस पूरे कंटेनर का प्रेशर का सम इक्वल था, ठीक है। तो यही हम कंक्लूजन में लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट में। क्या लिखेंगे, लिखते हैं it states that the total pressure is equal to the partial pressure is equal to the partial pressure is equal to the sum of partial pressure is equal to the sum of partial pressure of individual gases present in the gases mixture। ओके, क्या है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस प्रेजेंट इन दैट गैसेस मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है कि एक हम मान लेते हैं कंटेनर लिया है हमने, इस पे गैस ए लिया, दूसरी गैस बी लिया। अब इसकी जो टोटल प्रेशर आएगी वो क्या होगी, ए गैस की अपनी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर प्लस बी गैस की इंडिविजुअल अपनी पार्शियल प्रेशर। ओके ओके, चलिए आगे अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके देखते हैं, ठीक है। क्या है एलाबोरेशन हमारा, क्योंकि हमें पता है, सिंस लिखेंगे वी नो दिस गैसेस बिहेव ideally, ठीक है। therefore by applying ideal gases equation, by applying ideal gas equation, I know आपको ideal gas equation तो पता ही होगा, है ना, बहुत इजी है और बहुत बार हम पढ़ भी चुके होते हैं। क्या है आइडियल गैसेस का इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम चेंज करके भी लिखते हैं, जैसे अगर हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स पे लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, P इक्वल्स टू N/V RT,
है ना। यहाँ पे N/V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, P = CRT हो जाता है, होता है ना। ओके, ये दूसरा, अगर हमें इसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी के टर्म्स पे लिखना है, ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स पे क्या लिखेंगे, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स को, और अगर खोले ज़्यादा इलेबोरेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मोल्स, जिसको मैं चलिए GM लिख लेती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम तो था ही, इंटू वॉल्यूम इंटू RT, ठीक है। यहाँ पे गिवन मास बाय वॉल्यूम, इसे हम डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे भी मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होती है, तो प्रेशर = DRT अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, और डेंसिटी = प्रेशर इंटू मोलर मास बाय RT, ठीक है। ये सब तो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये तो पूरा एक आइडियल गैस इक्वेशन था हमारा। अगर हम इस इक्वेशन को गैस A के लिए लिखें, ठीक है, लिखते हैं फॉर गैसेस A, फॉर गैस A हमारा प्रेशर क्या बन जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर आएगा PA = NA/RT अपॉन V, ओके। अच्छा, फॉर गैसेस B, गैस B के लिए क्या होगा, PB = NB/RT अपॉन V। अब यहाँ पे आप देखने वाली बात क्या है कि ये जो वॉल्यूम लिया है ना, वो हम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बचपन से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमें पता भी है कि गैसेस डज नॉट हैव इट्स ओन वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस इन विच इट इज़ प्रेजेंट। मतलब जिस भी आप स्पेस में रख दो गैस को, खुले रखा है ऐसा, तो उस कंटेनर का या उस रूम का जो भी वॉल्यूम होगा वो उस गैसेस का वॉल्यूम हो जाता है, इसीलिए हमने VA ना लिख के V लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, टोटल प्रेशर हम क्या था, हमारा टोटल प्रेशर = PT = PA + PV था, ठीक है। अब ये इक्वेशन की जगह पे हम PA की जगह पे उसकी इक्वेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, NA/RT/V + NB/RT/V, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रेशर है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है, इसको एक जगह कंबाइन करके ले लेते हैं, तो PT = क्या हो जाएगा, Na + NB, इसको कॉमन ले लिया, बाकी हमारा कॉमन क्या बचा है, इधर भी RT/V, इधर भी RT/V, तो RT/V, ठीक है। अब Na + NB क्या है हमारा, ये टोटल मोल्स है, तो PT = NT/RT/V, बस, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया, टोटल प्रेशर का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ एक बार डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। नाउ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A = NA/RT/V, क्या है, PA = NA/RT/V, ठीक है। बाय में टोटल प्रेशर इक्वेशन 3, PT = NT/RT/V, यहाँ से RT/V और RT/V कट आउट, कैंसिल, बचा क्या, PA/PT = NA/NT लिख सकते हैं, है ना। अब N टोटल मोल्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ मोल्स ऑफ A + सम ऑफ मोल्स ऑफ B, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, PA/PT = NA/NA + NB। इसी चीज़ को हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ऑफ गैस A, ठीक है, ऑफ XA,
ये बन गया हमारा इक्वेशन और पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का रिलेशन। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से लिखे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू इट्स टोटल प्रेशर। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखना चाहे, ठीक है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, बस ये है। और हमें अच्छे से पता है, क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, 100 नहीं, बहुत लोग 100 ले लेते हैं बेटा, फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे आप दे देते हैं, या तो रुकिए, अच्छा अगर हमें एक्स ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी होगा। मतलब एक का अगर हमें वैल्यू पता है तो हम दूसरे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमारा इतना पोर्शन हो गया है। ओके, अब अगर हमें टोटल मोलर मास निकालना है, ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए ज़रा, हमारे पास अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोटल होगा बाय RT, ये तो कॉमन ही है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालने जाए, हमारे पास 2 गैसेस है ना, हम इसके टोटल मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं टोटल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक गैस के कितने मोल्स है इनटू ऑफ उसका मोलर मास। ठीक है, हाँ, एटॉमिक मास। तो लेते हैं जैसे N1 इंटू M1 प्लस, हम A लिए थे ना, Na प्लस Ma ले लेते हैं, प्लस NB बाई MB डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स Na प्लस NB। ठीक है, इसको एक बार अलग से लिखते हैं, Na बाई Na प्लस NB होल इंटू ऑफ Ma प्लस, अब NB के टर्म्स पे लिखते हैं NB बाई Na प्लस NB इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। ठीक है, अभी देखो अगेन ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू Ma प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू MB। ठीक है, ये हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास हो गया, आ गया है ये वैल्यू। ठीक है, और पहले ही हमने देखा था अगर हमें किसी एक के टर्म में लेना है तो हम ये क्या करेंगे, एक्स ए को फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्स बी के टर्म पे लिखना है तो एक्स ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स बी का हमें वैल्यू पता रहेगा, हम लिख लेंगे। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सपोज a vessel contains 2 gases, कोई भी 2 गैसेस ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 एंड N2। ठीक है, a vessel contains 2 gases H2 and N2 behaving ideally at 300 Kelvin temperature and 1 atm pressure. Okay, now it is asked ki calculate the mole fraction, calculate the mole fraction of N2. ठीक है, if density of total mixture of gas is 0.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये है आपकी क्वेश्चन, एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट।
ठीक है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है इसमें, आप पहले तो वो देखें गिवन क्या है और पूछा क्या है। आपको गिवन है डेंसिटी, तो आप ऑब्वियसली प्रेशर और डेंसिटी की रिलेशन वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू पी एम बाय आर टी, यही है। अच्छा, हमारा मोल फ्रैक्शन कहाँ पे आ रहा था, मॉलिक्यूलर मास या टोटल मॉलिक्यूलर मास पे हमारा मोल फ्रैक्शन का रिलेशन था। ठीक है, तो ये डेंसिटी किसकी है, टोटल जो डेंसिटी है मिक्सचर की वो, प्रेशर टोटल प्रेशर हम लेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी हम टोटल मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ठीक है, जैसे हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो एम टोटल को हम बाहर निकाल देते हैं और क्या लिखेंगे, डी आर टी बाई टोटल प्रेशर। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इक्वल्स टू, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 0.2 ग्राम पर लीटर। यूनिट भी साथ साथ लिखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी हर स्टेप में चेक हो जाती है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही चल रही है या नहीं। ठीक है, तो 0.2 ग्राम पर लीटर ले लिया। आर की वैल्यू, अब आर है हमारे पास गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट की हमारे पास तीन वैल्यूज होती है, एक एटीएम में होती है दैट इज 0.02821, है ना, मोल पर लीटर पर एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। देन आर इक्वल्स टू 8.314 भी होती है जूल्स के टर्म पे। कैलोरीज के टर्म पे हम क्या लेते हैं, 2 कैलोरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको प्रेशर दिया गया है एटीएम के टर्म्स पे, तो आप गैस कांस्टेंट भी एटीएम वाली लेंगे। कौन से लेंगे, 0.0821। ठीक है, यूनिट क्या है, मोल एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इनटू टेम्परेचर कितनी दी गई है 300 केल्विन बाय प्रेशर 1 एटीएम, यही है वैल्यूज, है ना। अच्छा, यहाँ पे और भी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो हमें निकालना ही है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितनी होगी, 14 इंटू 2 28। ठीक है, प्लस H2 को हम कैसे लिख सकते हैं N2 के टर्म्स पे, अगर हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल्स टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 माइनस XN2 होगा ना। इसी को यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, वो कितनी होती है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अगर हम ले रहे हैं तो ये ग्राम्स ग्राम्स के टर्म में होगा। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट कर देते हैं, यहाँ पे भी ग्राम होता, यहाँ पे भी ग्राम्स होता, तो ये कट हो गया ग्राम्स, है ना। हाँ, चलो लीटर से लीटर, लीटर से लीटर कट। ठीक है, और क्या कटेगा, केल्विन से केल्विन कट, एटीएम से एटीएम कट। ठीक है, देखो सारे यूनिट्स कट हो गए, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, आगे लेते हैं, इक्वल्स टू क्या वैल्यू बच गई 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 300, ये बची है ना मोल फ्रैक्शन। इसे हम कैलकुलेट करते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको कैलकुलेशन के दो मेथड्स सिखाऊंगी। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं वो, और दूसरा थोड़ी सी अप्रॉक्स वैल्यू, लेकिन आंसर हमारी सेम आएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं मेथड 1। ओके, 28 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस 2 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 8 3 जा 24 इंटू 2 48, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4.8। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 माइनस 2x N2 क्या होगा, 28 26 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू 4.8 माइनस 2। ठीक है, अच्छा इस 26 को हम नीचे लेके जाएं, क्या बनेगा यहाँ पे 2.8 बाय 26, ये आ गया। अब देखो ये दोनों बहुत क्लोज है 26 के,
तो ये 0.1 के आसपास ही वैल्यू आएगी, तो आंसर हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.11। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे। ये तो मेथड 1 था। अब एक काम करते हैं, मेथड 2 ले लेते हैं एक। ठीक है, मेथड 2 सेम वैल्यूज लिखेंगे। क्या लास्ट में बचा था हमारा, 26 ऑफ N2 -2 इक्वल्स टू 0.2 डेंसिटी था। गैस कांस्टेंट को जहां हमने 0.0821 लिया था, वहां पे हम इसको 1/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1/12 ले, इसको आप कैलकुलेट करके देखना, आपका 0.08 ही आएगी वैल्यू यहाँ से, बाय इंटू 300। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 6 से कट गया, बचा 0.1। ठीक है, तो 0.1 से एक 0 गया, गायब। 6 5 जो 30, तो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, +2 था यहाँ पे, -2 26 ऑफ N2, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का वैल्यू कितना आ गया, 3/26। ये भी अगेन देखो सिमिलर ही आया है, 2.6 के आसपास ही है वैल्यू, है ना। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.11। ठीक है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना बन गया, 0.11। अगर क्वेश्चन में आया, अगर आपको पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाले, तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.11। डन, सॉर्टेड। ठीक है, तो इतनी सी ही थी ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कहानी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। PYQs बेसिकली जो जेई मेन में आ चुकी, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरी क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O2 एंड CO2 इन अ वेसल आर 38 सेंटीमीटर Hg, 190 टॉर एंड 0.5 ATM रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको टोटल प्रेशर निकालनी है। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होगी, एक इंडिविजुअल गैस की पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरी इंडिविजुअल गैस की पार्शियल प्रेशर, इसी तरह पूरी की सम होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ओनली आपको यूनिट देखना है। ठीक है, एटीएम में आंसर पूछा है, आपको कन्वर्ट करना है इन सब प्रेशर के यूनिट्स को एटीएम में। ठीक है, तो हमें क्या पता है, एटीएम का यूनिट हमें पता होता है 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर। इसी टॉर को हम और क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg, और क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर लिखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर 1 ATM है, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, N2 गैस की। ठीक है, तो 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या हो जाएगी, 1/38 इंटू 76। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे कितना वैल्यू आएगा, 0.5 ATM, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, O2 दी गई है 190 टॉर, हमें पता है 760 टॉर में 1 ATM आती है वैल्यू, राइट। 760 टॉर में अगर 1 ATM आ रही है, तो 190 टॉर में कितनी आएगी, 1/760 इंटू 190। इसको आप करो कैलकुलेट, तो कितना आएगा, 19476, तो 0.25 ATM। ठीक है, अब क्या करना, अब तीनों को प्लस कर देना है, क्योंकि CO2 की जो प्रेशर है वो ऑलरेडी 0.5 ली गई है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगी, 0.5 + 0.5 1 + 0.25, तो दैट विल बी 1.25 ATM। डन, ओके। चलिए दूसरी क्वेश्चन देखें। द क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ N2 एंड O2। ओके, इक्वल नंबर पूछा बोला है, मतलब मोल्स भी इक्वल होंगे इनके, है ना। इक्वल मोल्स ऑफ N2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया गया है, जिसमें प्रेशर क्या है, PMM लिखा गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं, जब हमारे पास दोनों गैसेस है, मतलब नाइट्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है कंटेनर में, तब जो टोटल प्रेशर है वो हमारा क्या है, P है, इक्वल्स टू टोटल मोल्स। मान लेते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, तो हमारे पास 2 मोल्स आ गए, है ना। अच्छा, NRT/V, ये हमारा इनिशियल है,
जब N2 और O2 दोनों है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव कर दी गई है, तो 1 मोल्स तो गया, ठीक है। अब प्रेशर, टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? ओनली ऑक्सीजन। तो P डैश इक्वल्स टू 1 मोल्स तो 1 RT बाई V लिख लेते हैं, ये हमारा है 2। तो आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू, ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर P डैश सॉरी, P इक्वल्स टू 2 ऑफ P डैश, ठीक है। देयरफॉर P डैश क्या हो जाएगा? P बाई 2। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नाउ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेसल इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, विल द मास ऑफ गैसेस बी आइडेंटिकल? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये पूछा गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें कुछ भी गिवन नहीं है, कोई मोल्स इक्वल है ऐसा भी नहीं बताया, तो मोल्स को आप गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गिवन मास हमें पता नहीं है कितना है, तो लेट सपोज इसको आप अच्छा मास यहाँ पे लिखा गया है, मास ऑफ गैसेस विल बी आइडेंटिकल। तो मान लेते O2 का जो गिवन मास है वो m मास लिया गया है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितनी हो जाएगी इसकी? 32 इंटू RT बाई V अपॉन इसकी भी मास, गिवन मास सेम है m बाई N2 की मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी? 28 इंटू RT बाई V। ये कट गया कॉमन, ये भी मास मास इक्वल है तो चला गया। Therefore P of O2 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 28 बाई 32 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी आप अगर 32 को अप्रॉक्स भी लोगे तो 28 के आसपास ही आएगी, है ना। तो मतलब ये कितना हो गया? 0 1 से थोड़ी कम आएगी आंसर हमारी। ऑप्शन देखते, ऑप्शन बी और सी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी में से कुछ हो सकता है। 0.7 भी आएगा, 0.8 भी आ सकता है। तो इस केस में आप अप्रॉक्स लेना समझदारी की बात नहीं होगी। बेटर यही होगा कि आप कैलकुलेट कर लो 28 बाई 32, ठीक है। कितनी आएगी इसकी? ओके, तो ये कुछ लगभग आपकी 0.8 के आसपास आंसर आ रही है, आप चेक कर लो। आई एम वेरी श्योर कि यही आंसर होगी। चलिए अब देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितनी इजी और अच्छी टॉपिक है। सिर्फ कैलकुलेशन का इधर उधर थोड़ा हेरा फेरी है, बाकी चैप्टर और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे।